बता रहा था जुडिशियल डिस्क्रेशन, पर्सनल डिस्क्रेशन और जनरल डिस्क्रेशन में क्या फर्क है। जुडिशियल डिस्क्रेशन क्या होता है रचना? जुडिशरी जो जज है वो अपने लॉ के अलावा भी वो अपने जो डिस्क्रिशनरी जो उनकी पावर होती है वो भी यूज करते हैं उसको। कौन सी पावर होती है उनके पास और कौन सी पावर है? जज यदि जज बना है, कुर्सी पे बैठा है, तो उसको कानून के अलावा किस चीज की राय व्यक्त करनी चाहिए? जुडिशरी के अलावा भी जैसे वो तो पर्सनल डिस्क्रेशन हो गया उसका। तो जुडिशियल डिस्क्रेशन, आप न्यायालय में यदि कोई अपराधी को पकड़ के लाया जाता है या फरियादी की तरफ से, तो दोनों जज से क्या उम्मीद रखते हैं? जुडिशियल डिस्क्रेशन की उम्मीद रखते हैं, पर्सनल डिस्क्रेशन की उम्मीद रखते हैं, या जनरल डिस्क्रेशन की उम्मीद रखते हैं? जुडिशियल डिस्क्रेशन से ये मतलब है कि उसको सारे तथ्यों की, सारे कानून की सब जानकारी होगी, और जुडिशियल डिस्क्रेशन क्या होता है ये उसको बारीकी से महसूस होना चाहिए। किसी के भी पर्सनल डिस्क्रेशन, जज के पर्सनल डिस्क्रेशन को यदि वो जुडिशियल डिस्क्रेशन मानकर थोपने की प्रथा कर रहे हैं कि मेरी नजर में ये है और ये सही है, तो वो पर्सनल डिस्क्रेशन इज नॉट ए जुडिशियल डिस्क्रेशन। और कोई भी भारत का नागरिक किसी भी जज के पर्सनल डिस्क्रेशन को आधार पर आदेश सुनने के लिए, निर्णय सुनने के लिए या पाने के लिए नहीं आता, वो जुडिशियल डिस्क्रेशन के लिए आता है, क्योंकि उस ये प्रिजम्पशन है कि भारत में लागू हुआ प्रत्येक कानून की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होती ही है। ये इस आधार पर तो ये मान के चलना चाहिए जुडिशियल डिस्क्रेशन। जुडिशियल डिस्क्रेशन भी क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल डिस्क्रेशन के बारे में कभी मुझे शायद इतना याद नहीं है, आप लोग अभी पढ़ के आए हो कॉलेज में, किसी सब्जेक्ट है कोई इस तरीके का या चैप्टर है कि जुडिशियल डिस्क्रेशन क्या होता है? नहीं है। अच्छा, जुडिशियल डिस्क्रेशन क्या होता है ये नहीं है। दूसरा अनुभव जो मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रिजम्पशन ये है कि न्यायालय जो ऑनेस्टली हम आते हैं न्यायालय में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरियल ऑफ विटनेस कैसे होने चाहिए, पहले एफआईआर वाले का होना चाहिए, फिर आई विटनेस होने चाहिए, और कभी कभी पहले धारा 231 जो सीआरपीसी में थी उसमें चीफ भी सबका पहले हो सकता है। यदि डिफेंस लॉयर एक आवेदन देता है, डिफेंस को ऐसा लगता है मुलजिम को कि हम चीफ के बाद क्रॉस करेंगे और दूसरा विटनेस आएगा, तब तक इसको हमारी शैली का पता लग जाएगा कि हम कौन से प्रोबेबल डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, तो तीनों चारों का चीफ पहले हो जाएगा, जिससे कि ओमिशन, कॉन्ट्राडिक्शंस वगैरह और बेहतर तरीके से हमें करने को मौका मिल जाए। तो जुडिशियल डिस्क्रेशन के संबंध में मेरा ये कहना है कि जुडिशियल डिस्क्रेशन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये मैंने नोट्स तैयार किए थे। नहीं, जुडिशियल डिस्क्रेशन में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात जानकारी होनी चाहिए। सामान्य तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये माना जाता है कि सबको भारत के संविधान की जानकारी है, और संवैधानिक विषय की अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो व्याख्या ही नहीं होती। दूसरा, जो अच्छे अच्छे जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं जिसे, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और नेचुरल जस्टिस का उसमें प्रयोग होना चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट मतलब क्या कहते हैं उसे? लैंडमार्क जजमेंट मतलब जो जिसको बार बार याद किया जाता है कि बहुत अच्छा लॉजिक है उसके पीछे, मतलब लॉ को डिस्क्राइब किया गया और उसके पीछे लॉजिक बहुत अच्छा हो, उस समय हाईलाइट किया।
जिसके बारे में एम्बिग्यूटी टाइप की होती है। जैसे एक एम्बिग्यूटी रहती है, मैंने बताया था कि न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशन, नेचुरल जस्टिस, ये जज की इच्छा नहीं है, न्यायिक विवेक, ये उसका विवेक। लिमिटेशन भी देखो, लिमिटेशन भी करना चाहिए। बिल्कुल सबको देखना पड़ेगा। पर्सनल डिस्क्रेशन क्या होता है? यहाँ जज की व्यक्तिगत सोच होती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, प्रिजुडिस, उसके निजी अनुभव में ऐसी कोई घटना हो गई हो, उससे बायस्ड हो। इमोशनल प्रतिक्रिया भी जुडिशियल डिस्क्रेशन में नहीं आती है। ये तो आभास हो सकता है, आपके अनुभव से ही हो सकता है। इस प्रकार के निर्णय यदि आदेश आते हैं तो बड़े खतरनाक भी होते हैं। जुडिशियल डिस्क्रेशन एक ऐसी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको अनुभव के साथ समझ में आएगी। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ जुडिशियल डिस्क्रेशन, क्योंकि बहुत समय बाद तक तो इस शब्द पे कोई विचार ही नहीं करता। क्योंकि मैंने विचार किया है और शुभम ने या रचना ने, आदित्य ने, सब लोगों ने, और अभी मेरे को जो वीडियोस जो यूट्यूब पे अपलोड किए थे मोहर सिंह वगैरह ने, मोहर सिंह ने, तो उसमें ये सब चीजें प्रैक्टिकली रूप से क्या होना चाहिए वही मेरे को समझाना है। कि आप यदि कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए तैयारी करता प्रिपरेशन की, कि कौन से सीबीआई में सरकारी वकील की, तो वो कहते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं 5 साल का। तो केस सुना, तो भाई 1-2 केस सुना पाते हैं। तो इस तरीके से अपन आने वाले समय में केसों के बारे में भी प्रैक्टिकली करेंगे, जिसमें 2 वकील एक तरफ रखेंगे, 2 सरकारी वकील रखेंगे और 2 ढीठ गवाह रखेंगे मेरे जैसे। जैसे मेरे को एक्टिंग करने में भी अच्छा लगेगा। सबसे चैलेंजिंग तो गवाह का ही काम है ना, तो उसके साथ अपन को करना है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या समझ में आया? आप बताइए क्या बताया है। कैमरा इधर कर देना जरा। आप बताइए खड़े होके मैंने आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या बताया है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलो वहीं से इधर आ जाओ ना, निकल अंदर घुसने में तो भग गया था। हाँ, अब तेरे को बताने में प्राण निकल रहे हैं तो निकलने में दिक्कत आ रही है। आजा बता। जब कोई घटना पारित कर देता है तो उसकी, अब जैसे उसकी पहचान हुई, तहसीलदार के पास कोई थाने से रिक्वेस्ट जाती है, इसके बाद में वो उसको रिसीव करवाता है। रिसीव करवाने के बाद फरियादी को लेके जाता है जेल में। FIR या 161 के बयान में जिनकी शनाख्ती, जो जिन्होंने घटना करी होती है, उनके बारे में क्या लिखना चाहिए, क्या बताना चाहिए? ये सुना नहीं था, लेट आया था। दोबारा भी तो सुनाया था। ये सुनाया था कितनी उम्र के होने चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए, चलो हाइट क्या है अब आप चलो बैठो, ठीक है। आप आ जाइए, आप बताइए। आइडेंटिफिकेशन कवर्ड है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 और फिर साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 7, भारतीय साक्ष्य संहिता। सर आइडेंटिफिकेशन का बेसिक मीनिंग तो सर ये होता है, जैसे सर 2 टाइप की होती है। एक होता है टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर, जिसको TIP बोलते हैं। एक हो गया डॉक आइडेंटिफिकेशन। अब नहीं, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा कि किताबों में क्या लिखा है। मैं आपको वो पूछ रहा हूँ जो मैंने आपको बताया है। आपने 2 बार सुना मेरी बात। आप तो सिर्फ इतना सा बता दीजिए FIR में क्या लिखा जाता है। सर FIR में जैसे लिखा जाता है जितना भी उसका बॉडी डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल हाइट कितनी है जो आदमी का आइडेंटिफिकेशन लिखना क्या चाहिए ये जैसे अब मर्डर का केस है एंड एक अज्ञात व्यक्ति के केस में FIR है, तो अज्ञात व्यक्ति की क्या हाइट थी, क्या हेल्थ थी। अज्ञात आदमी को यदि चक्षुओं से साक्षी ने देखा नहीं तो अज्ञात आदमी कैसे होगा? अज्ञात से मतलब चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए। अज्ञात है तो अज्ञात है, वो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जाएगा। चलो तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें भी नहीं समझ में आया। रचना आप आ जाओ, यहीं पे खड़ी हो जाओ। सपोज कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं देखा है, सॉरी, उसके फेस पे जैसे आपने बताया कि कवर्ड था, तो अब उसको कैसे आइडेंटिफाई
बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, बाल दिख रहे थे तो वो बाल कैसे थे, उसके घुंघराले थे, सीधे थे, सादे बाल नहीं थे, इस तरह की चीजें। उसका बॉडी का कलर क्या था, कहीं तो मुझे दिखाई दिया होगा कि हाथों पे दिखाई दे जाता है कलर, या कहीं पे आंखें वगैरह उसको दिखाई दे, आंखें किस तरह से थी उसकी, आंखों का कलर थोड़ा बहुत याद हो, कैसा उसका एज लगभग क्या थी, वो किस मिडिल मतलब जवानी एज का था, मिडिल एज का था, या उससे एज बहुत ज्यादा थी, इस तरह की कुछ कुछ अप्लायंसेस हमें वहाँ से कुछ नहीं, मैक्सिमम बताइए जो आपने लिखा हो। और वही और तहसीलदार की कपड़े ने FIR तक पूछा है। कपड़े का मैंने पूछा था, ये कपड़े किस प्रकार के, यदि गांव का है तो किस प्रकार के पहने होंगे, और गांव में भी अब पैंट शर्ट पहनने लगे। कल्चर का पता चला है कि वो गांव का व्यक्ति था, या उसने कुछ ऐसे मैले कपड़े पहने हुए थे, या एडवांस टाइप के हीरो, डिस्को टाइप के बताना चाहिए। भानु इधर आ जा। प्रिया, आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद आइडेंटिफिकेशन FIR में लिख लिया, डिस्क्रिप्शन हो गया FIR में, 161 में भी आ गया। अब इसके बाद जब वो पकड़े जाएं तो क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, पुलिस को क्या? पहले तो ये देखना चाहिए कि उनकी पहचान किसी और जो फरियादी है ना उनसे उसकी मुलाकात नहीं हुई है, ठीक है। और जब पहचान कार्रवाई की जा रही हो उस समय ये देखना चाहिए कोई